Imagine this. You have thousands of pages to read, limited months to prepare, and absolutely no clue where to begin. That's exactly how CFA Level 1 feels in the beginning. But don't worry, in this video, I'm going to share what actually worked for me, the exact things that made the difference in my preparation, and I'm sure these can make your preparation a lot smoother too. और अगर आप अपने प्रिपरेशन में कुछ भी मिस कर रहे हो तो शायद ये वीडियो आपको वो क्लैरिटी दे दे। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड डायरेक्टली जंप इनटू द पॉइंट्स। देखो यार, सबसे पहला पॉइंट होगा टाइम टेबल बनाना, क्योंकि अगर प्लानिंग अच्छी करोगे तो एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा। तो मैं क्या करता था, अपने अगले दिन के टास्क जितने भी मुझे लेक्चर्स देखने हैं, रिविजन करनी है या नोट्स को पढ़ना है, वो मैं पिछले दिन रात को ही अपनी डायरी में लिख के सोता था। बिकॉज अगर आप छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते रहोगे तो आपका आखिरी में बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, जो कि आपको रिवीजन और मॉक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगला पॉइंट होगा श्वाइजर। देखो, इंस्टीट्यूट का मटेरियल बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, वेयरएज श्वाइजर का जो मटेरियल है वो बहुत ही कंसाइज है, क्रिस्प है और हर चीज़ को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाता है। मैंने भी श्वाइजर की काफ़ी ज़्यादा जगह हेल्प ली थी इन कॉन्ट्स एंड इन डेरिवेटिव्स। मैंने जब श्वाइजर को पढ़ा तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज लगी कंपेयर टू लेक्चर्स जो मैं देखता था। तो वहाँ पे लेक्चर्स मुझे इतने पसंद नहीं आए, श्वाइजर ने मेरी बहुत हेल्प करी। और अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो श्वाइजर कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, CFA इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस। अब मैंने इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार करा था। जो मेन वेबसाइट पे 1700 to 1800 क्वेश्चंस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये मैंने 2 से 3 बार करा था। पहली बारी में मुझे पता लगा कि क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं। सेकंड बारी जब मैंने करा तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हुआ, और थर्ड बारी जब मैंने करा तो मुझे पूरी की पूरी क्लैरिटी आ गई। तो वो क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, और अगर आप वो करके नहीं जा रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। देखो, अब मैं बात करूँगा एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड स्ट्रैटेजी, बट जो मेरे बहुत ज़्यादा काम आई थी, वो है डायरी ऑफ मिस्टेक्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जब मैं लेक्चर्स देखता था तो मैंने लेक्चर्स लिए थे संजय सराफ सर क्लासेस से। तो जब मैं लेक्चर्स देखता था तो सर बताते थे कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनको मैं हमेशा लिखता था एक अलग डायरी में। एक छोटी सी डायरी मैंने ली थी, उसमें मैं लिखता था उनको। और जब मैं मॉक्स करता था, जब मैं क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के करता था, और जो चीज़ मैं बार बार गलत कर रहा हूँ ना, उस चीज़ को भी मैं वहाँ लिखता था। तो जब आखिरी में मैंने वो डायरी खोली पेपर से 1 महीना पहले, मैं उसको रोज़ पढ़ने लग गया था कि यार ये गलतियाँ पेपर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप सिली मिस्टेक्स कर देते हो और एक एक नंबर मैटर करता है, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी प्रैक्टिस एथिक्स एज मच एज पॉसिबल, because ethics is like a base to your CFA program and it consists of 15 to 20% of the overall questions. Ethics में मास्टरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मास्टरी आप किसी भी चीज़ की सिर्फ एक ही चीज़ से कर सकते हो, वो है प्रैक्टिस। मैं भी एथिक्स को डेली प्रैक्टिस किया करता था, चाहे 5 क्वेश्चंस हो, 10 क्वेश्चंस हो या फिर 15 क्वेश्चंस क्यों ना हो, डिपेंडिंग अपॉन माई एक्यूरेसी एंड माई मूड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अवॉइड टेकिंग कंप्लीट रेस्ट डेज। देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मुझे एक सब्जेक्ट खत्म करना है इन 10 डेज, अब वो मैंने खत्म कर लिया इन 7 डेज। नाउ आई थिंक दैट आई नीड अ 3 डे ब्रेक। अब 3 कंप्लीट रेस्ट डेज मैंने हमेशा इसको अवॉइड करा। क्यों? क्योंकि आपका मोमेंटम ब्रेक हो सकता है। आप अगर 3 दिन किताब को नहीं खोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम ब्रेक होगा। 4th डे जब आप किताब खोलोगे तो भाई कैसे पढ़ पाओगे, मन ही नहीं करेगा आपका। तो कंप्लीट रेस्ट डेज हमेशा अवॉइड करो। थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, चाहे आधा घंटा भी पढ़ो भाई, बट पढ़ते रहो। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी मॉक्स। अब मॉक्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल और गेम चेंजर थे। अगर कोई ऐसा पॉइंट बताना हो जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम करा तो वो मॉक्स थे। अब वो कैसे थे? मैंने पर्सनली 10 to 12 मॉक्स दिए थे। मैंने मॉक्स कैसे शुरू करे, मॉक्स को कैसे प्लान करा, किस दिन, क्यों, उसको कैसे एनालाइज करना है। अगर उसके बारे में भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करो, हम अगली वीडियो उसी के बारे में बना देंगे। तो
मॉक्स मैंने SSCI के संजय सराफ सर के मॉक्स मैंने लिए थे, परचेज़ करे थे मैंने उनके मॉक्स, और मैंने उन मॉक्स को दिया। सबसे पहले मॉक्स में मेरे 65 to 70% आए थे, और ये चीज़ धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती गई। अब ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, मॉक्स कितने दिन के गैप में देने हैं और क्या करना है। तो मॉक्स देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मॉक्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। The next and final point would be using Excel for mock results. अब नंबर्स कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेंगे, तो मैंने एक गुड नंबर ऑफ मॉक्स दिए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए उनका, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करा एक सिस्टमैटिक तरीके से। मैंने ऊपर लिख दिया कि मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4, और साइड में लिख दिया सब्जेक्ट्स, और फिर मैं उसको प्लेस करता गया नंबर्स को सब्जेक्ट वाइज कि मेरे कितने सब्जेक्ट में किस मॉक में कितने नंबर आए। तो इसने मुझे काफ़ी हेल्प करा अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। सो दैट रैप्स अप टुडेज वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो देख के तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और भाई इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के बारे में, आराम से हो जाएगा भाई। खाओ पियो मौज करो, और भाई टेक अ चिल पिल, ईजी एग्ज़ाम है, बस कंसिस्टेंट बने रहो। कोई 10-12 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है भाई, गुड अमाउंट ऑफ 3 to 4 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स दो, बहुत है भाई। बस कंसिस्टेंट रहो इस एग्ज़ाम में, सिर्फ कंसिस्टेंसी का गेम है। और अगली वीडियो बता दो भाई किस टॉपिक पे चाहिए। मैं सोच रहा हूँ भाई कि नवंबर के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाए, तो जल्दी से भाई कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो अपने भाई का चैनल। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन।